हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स देखा होगा आपने, बाइलिंगुअल सब कुछ यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं, कुछ भी छूट नहीं रहा है। जो एक्स्ट्रा बातें थी जो 9th क्लास में पढ़ के आई थी आपने और आप भूल गए हो, उनको भी मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। नंबर्स का क्लासिफिकेशन बताया मैंने, उदाहरण बताए, उदाहरण के बाद में जो भी एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल्स के बाद में जो भी मेरे को लगा कि ये बताना ज़रूरी है वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई, नंबर्स का क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, और उदाहरण हम कर चुके थे, फॉर्मूला सब कुछ देख चुके थे, एक वैज्ञानिक के बारे में कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में समझ चुके थे। ठीक है, और हम एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन से समाप्त कर चुके थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे, 1.1 का चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पानी पी के स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। बेटा आप ही के सपोर्ट से सब कुछ हो पाएगा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और करना ही पड़ेगा बेटा, मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। सब कुछ पीपीटी वगैरह तैयार करना, क्वेश्चंस के बाइलिंगुअल सेट करना, उनको पहले इंग्लिश फिर हिंदी, सब कुछ आप ही के लिए कर रहा हूँ। तो आप सपोर्ट करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। सबको बताना है कि राजेंद्र जी सर ने एक प्रॉपर वे में क्लास स्टार्ट कर दी है। और ध्यान से यहाँ से समझ लोगे तो 100 में से 100 नंबर आएंगे बेटा, क्योंकि माता पिता हमारे से यही आस लगाए रहते हैं कि मेरा बेटा कैसे भी अच्छी परसेंटेज बना ले। तो अगर यहाँ से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपके 100 में से 100 आएंगे, गारंटी है। चौथा क्वेश्चन करेंगे। 3 तक पहले करवा चुका था, पीछे वाले वीडियोस में आप देख सकते हो। 3 तक क्वेश्चंस कर चुके थे, आज चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, इनका एचसीएफ 9 दे रखा है। फाइंड एलसीएम, इनका एलसीएम ज्ञात करना है हमारे को। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सरल है बेटा। एक फॉर्मूला बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था मैंने। कौन सा कलर रखें? रेड रख लेते हैं आज, रेड अच्छा कलर है, रेड से ही करवाएंगे। एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ दिख तो रहा है ना। चलो कलर चेंज ही कर लेते हैं। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला करवाया गया था आपको कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये याद रखना है आपको, इसका मतलब याद ही रखना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। उसका महत्व समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती को गुणा कर दिया जाता है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला था हमारा। तो हमारे को दे रखा है एचसीएफ, हमारे को क्या दे रखा है? एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है 9 दे रखा है। और संख्याएं हैं, पहली संख्या है, पहली संख्या है बेटा 306 और दूसरी संख्या है दूसरी संख्या है 657। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 657। और हमारे को क्या ज्ञात करना है? एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम।
एनी प्रॉब्लम? जो दे रखा है उसको लिख लो, जो पूछ रहा है उसको लिख लो। तो एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ हमारे को 9 दे रखा है, और पहली संख्या दे रखी है 306, और दूसरी संख्या दे रखी है 657। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 657। तो एलसीएम को अलग ले लो, एलसीएम, और ये गुणे में इधर जाके किस में हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। 306 गुना 657, 9। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 ती 27, और बचा का कितना? 3, 9 चौक 36, तो 657 हो जाएगा अपना। 657 गुना 34, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2, और 5 चौक 20 और 2 22, 2, 6 चौक का 24 और 2 26, गुणा 3 7 21, 21, और ये कितनी चला जाएगा? 2, और 3 5 15, 15 और 2 17, 17, 1 चला जाएगा, 1, और 18 और 1 19। तो ये हो जाएगा अपने पास, इधर कर रहा हूँ भाई जोड़, 8 3 3 और 2 और 2, 22,338। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 22,338। मिटा रहा हूँ इसको, 22,338। अमित वेरीफाई कर लेना भाई। चौंतीस को 657 से मल्टीप्लाई करने पे 22,338, ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। इतना सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉर्मूले में सेट करना है और उड़ाना है। अगर फॉर्मूला याद है, और याद करना ही पड़ेगा, मेरी क्लास में आए हो तो याद करना ही पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। कभी मिल गए बाय द वे? वैसे तो कैमरे में से भी मारता हूं मैं, घुस के मार दूंगा कैमरे में, लेकिन अगर कभी गलती से मिल गए ना तो फिर ज़्यादा हालत ख़राब कर दूंगा, उठ नहीं पाओगे। खैर कोई बात नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? सही है, सही है भाई। 22,338। ये चौथा क्वेश्चन समाप्त कर लिया हमने। पांचवा क्वेश्चन, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एज इट इज उदाहरण करवाया था पीछे वाली क्लास में, अगर ध्यान से देखा है उस उदाहरण को तो ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा आपका, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर उस उदाहरण को ध्यान से देख लिया तो इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से करवा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना है। हल कैसे करना है? सबसे पहले लिखना है, अगर किसी संख्या में किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो उस संख्या के गुणनखंडों में 2 और 5 आए होंगे। 2 और 5 आते हैं, 2 और 5 आते हैं। ये पीछे भी लिखवाया हुआ है, अगर किसी को समस्या है तो उदाहरण देख लेना। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा तो बेटा, अगर 1 0 आ रहा है तो 1 2 और 5 का पेयर बना होगा तभी 0 आया होगा। कहने का मतलब 2 और 5 अगर किसी संख्या के गुणनखंड है तो निश्चित है, श्योर है कि उसका अंतिम अंक 0 होगा।
ठीक है, वरना दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आते हो और वो जीरो पे समाप्त होती हो। 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से, गुणनफल से ही जीरो बनता है। तो ये लिखना है हमारे को। अब 6 को क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2, 3 और 3। तो 6 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुना 3। 6 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुना 3। कोई दिक्कत? तो 5 तो नहीं आया इसमें, 2 आया है, 5 नहीं आया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, अतः संख्या 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आया है, 5 नहीं आया है, तो यह संख्या कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगी। तो यह संख्या 6 की पावर n संख्या, 6 की पावर n संख्या कभी भी जीरो से समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, और वेरीफाई भी करवाया था मैंने, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 क्या होता है 6, 6 की पावर 2 क्या होती है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, n किसी भी प्राकृत दे रखा है ना, प्राकृत, ये भी गलत है, प्राकृत इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो 6 की पावर 2, अब n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बड़े n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, पीछे बताया हुआ है 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक। तो 1 रखा मैंने n का मान तो 6 आया, 2 रखा तो भी 6 आया, 36 होता है, अंतिम अंक 6 आया, 3 रखा तो भी 216, तो भी 6 आया। इसका मतलब ये संख्या कभी भी n का नेचुरल नंबर, कुछ भी n का मान कुछ भी रख लो आप, हमेशा जीरो पे समाप्त नहीं होगा, 6 पे ही समाप्त होगा। तो ये लिखना पड़ेगा आपको कि किसी भी संख्या में 2 और 5 गुणनखंड होते हैं तभी जीरो बन सकता है। तो 6 के गुणनखंड किए, 2 और 3 आया, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, अतः ये संख्या कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एंड 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या। कंपोजिट का मतलब लिखो पहले तो, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। अब देखो बेटा, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था और कई स्कूल्स में भी देखा है कि टीचर क्या करते हैं, आते हैं ना तो उनको एग्जाम्पल, बच्चों को एग्जाम्पल्स करवाते हैं, ना ही कोई समझाते हैं चैप्टर के बारे में। आते हैं सीधा 1.1 एक्सरसाइज निकालते हैं और क्वेश्चंस सॉल्व करवा के निकल जाते हैं। अब मैंने आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी, उसका यहाँ पे आपको समझने में मदद करेगी। वो कैसे, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है गुरुजी जिनके 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, कम से कम कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनके, या तो 1 से करती है या खुद से करती है, उनके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होते। अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो पीछे वाली क्लास देख के आओ पहले, उसमें समझाया हुआ है भाज्य और अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। और ये कंपटीशन लेवल में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। क्योंकि 4 के 3 फैक्टर है, कौन कौन से, एक तो 2 उसका फैक्टर है, एक 4 खुद फैक्टर है,
और एक एक है, मतलब 2 से 4 से और 1 से 3 संख्याओं से कट रही है, इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई। कहने का मतलब यही है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होते ही भाज्य संख्या हो जाती है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो सबसे पहले इसको लेता हूँ मैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसके बारे में देखते हैं ये भाज्य है कि नहीं है, भाज्य है तो क्यों है ये देखना पड़ेगा। तो इसमें से कॉमन ले सकता हूँ मैं, इस यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, तो 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 7 गुना 11 और प्लस 1 ये बच गया, यहाँ से 13 निकल गया, यहाँ से 13 निकल गया, 1 बच गया, कोई दिक्कत। 13 और ये कितना हो गया, 77 और 1 78, 13 गुना 78, 13 गुना 78। तो ये जो भी संख्या आएगी ये एक तो 13 से कटेगी, और 78 को 2 गुना 3 और 3 दूनी 6 9 39 लिख सकता हूँ मैं। तो कितने फैक्टर हो गए, ये जो भी संख्या प्राप्त होगी इसके बेटा 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 3 तो मैंने लिख दिए, एक खुद से कटेगी, एक जो संख्या प्राप्त होगी उससे कटेगी। कहने का मतलब 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसके, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। हम हमारे को लिखना पड़ेगा, अतः इस संख्या के 3 से ज़्यादा फैक्टर है, 3 से ज़्यादा गुणनखंड है, गुणनखंड है। गुणनखंड है यह संख्या 13 2 39 से भी कट रही है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया बेटा, ठीक है। इतना लिखना पड़ेगा आपको, ये डिटेल भी लिखनी पड़ेगी, फिर ये भी लिखना पड़ेगा। हालांकि एक से भी कट रही है और जो भी मल्टीप्लाई करने पे संख्या प्राप्त होगी उससे भी कट रही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद में दूसरा करवाऊंगा इसका, ठीक है। चलो इसका दूसरा करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा समझा देता हूँ, एक बार घर से प्रैक्टिस करनी है, घर का मतलब जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। 7 गुना 11 सॉरी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये संख्या दे रखी है हमारे को। वैसे गुणा में 1 देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो बेटा 5 इधर भी दिख रहा है, 5 इधर भी दिख रहा है, दोनों तरफ मेरे को 5 दिख रहा है, प्लस के इधर भी 5 है उधर भी 5 है, तो 5 कॉमन ले सकता हूँ। तो इधर बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। अब 1 को गुणे में लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 1 को भी हटा दिया मैंने, ठीक है। ये हमारी संख्या हो गई है, तो 5 गुणा 7 गुणा 6, चलो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 बार कॉमन आ गया, 6 7 42, 42 गुणा 4, 4 गुणा 6 प्लस 1। गुणा कर रहा हूँ, अब तक कुछ भी नहीं किया मैंने, अब तक केवल गुणा किया है, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और इसको 6 से गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 5, तो 6 आटे 8 छंग 48, 8 4
और 6×6 = 36, 0 4 6 4 10, 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009 हो गया। 5 गुणा 1009 हो गया। वेरीफाई कर लेना भाई साथ के साथ। 1009 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या? अब इससे आगे आपको दे रहा हूँ मैं, आप किस प्रकार से इसके फैक्टर करोगे फिर यही डिटेल लिखना है। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में 1.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर 1.2 को निपटाएंगे। आज इस वीडियो में हमारी क्लास जो हम रियल नंबर्स के बारे में ले रहे हैं, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका आखिरी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, 7वां क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा भी है। ये बड़े क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है बेटा, क्योंकि राजस्थानी में एक कहावत है ना, कि मोटे को देख के लड़ना नहीं चाहिए, मोटे को देख के डरना नहीं चाहिए और छोटे को देख के लड़ना नहीं चाहिए। तो बड़ा क्वेश्चन है तो इसको देख के डरना नहीं है, उड़ाना है क्वेश्चन को। कैसे उड़ाएंगे? देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक गोलाकार पथ है, अराउंड ए स्पॉट फील्ड, एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ गोलाकार पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया 18 मिनट लेती है इसके एक राउंड चक्कर लगाने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, इसी पथ को चक्कर लगाने में जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, मानो कि वह दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे प्रारंभ होते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी मिनट के बाद में वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। हिंदी में भी समझा देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये कंपटीशन लेवल पे भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ नाम से एक अलग से टॉपिक होता है, उसमें आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? ये जो मिनट से दे रखी है ना 18 और 12 मिनट, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन, तोड़ेंगे 18 को, तो 2 9 सॉरी 3 3 1, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, तोड़ दिया हमने। अब इसी प्रकार से 12 को तोड़ेंगे। रवि 12 मिनट ले रहा है, तो इसी प्रकार से 12 को तोड़ेंगे, तो 2 6 2 3 और 3 1। अब इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो 18 को लिखेंगे हम 2 गुणा 3 की पावर 2, और उसी प्रकार से 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इनका, और इनको एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया बेटा, प्राइम फैक्टर कर दिया इनका। अब यहां से देखो एलसीएम के लिए क्या करना होता था, एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी होती थी। तो 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, और चलो 2 बार लिख लेते हैं, 2 गुणा 2, और 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब 3 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। ये एलसीएम हो गया अपना। तो 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9 36, तो दोनों कितने मिनट बाद में मिलेंगे? रवि और सोनिया 36 मिनट बाद में मिलेंगे, 36 मिनट। यही अपना आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, उड़ा दिया बेटा। कितने
बेहतरीन तरीके से 1.1 को समाप्त कर लिया है, एक्सरसाइज 1.1 को समाप्त कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज की वार्तालाप को यहीं पे विराम दे रहा हूँ मैं, और आपको जितने भी फॉर्मूलेज, जितना भी वैसे फॉर्मूला, ठीक है, और फॉर्मूली, इसका प्लूरल अलग होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारी क्लास में इसी प्रकार से चलेगा और इसी प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे, इसी प्रकार से आपको समझाएंगे। इतने ही बेहतरीन तरीके से 1.2 एक्सरसाइज भी मैं आपको यहाँ पे ख़त्म करवाऊँगा। केवल मेरे साथ जुड़े रहना है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करना है, और 100 में से 100% अंक लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बेटा। मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये आती है तो पूरी आती है, नहीं आती है तो कुछ भी नहीं आता है। तो यहीं पे कंप्लीट कर दो। आगे चल के अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा, कोई कुछ लेगा, कोई मैथमेटिक्स लेगा, तो वहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे से जुड़े हो तो बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, उसको भी मैथ समझ में आएगी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में, ठीक है। अब मैं अपनी वार्तालाप को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। इससे आगे अगली वाली क्लास में मिलेंगे, जिसमें 1.2 के पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।